नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ हितेंद्र। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला का प्रोस्पेक्टस जारी किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा युवाओं को कुशल बनाने के लिए शुरू किए गए सभी कोर्स बहुत ही प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री ने नवीनतम तकनीक से जुड़े रोजगार परक कोर्स शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू को बधाई भी दी। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग के एक समान विकास के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। खास तौर पर युवाओं को रोजगार दिलवाने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा को निखारने और स्किलफुल बनाने के लिए पलवल के दुधौला में देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय खोला गया, जिसका बड़ा लाभ युवाओं को मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला का प्रोस्पेक्टस जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा युवाओं को कुशल बनाने के लिए शुरू किए गए सभी कोर्स बहुत प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री ने नवीनतम तकनीक से जुड़े रोजगार परक कोर्स शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इंडस्ट्री की मांग पर आधारित कार्यक्रम चलाए जाने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने देश के पहले इनोवेटिव स्किल स्कूल का 10वीं कक्षा का परिणाम 100% रहने पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और देश के युवाओं को कुशल बनाने की दिशा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस मौके पर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने बताया कि इस बार कोर्सों की संख्या बढ़ाकर 42 हो गई है। ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों को कौशल के साथ जोड़ने के उद्देश्य से 10वीं के बाद भी डिप्लोमा और डीवॉक कोर्स शुरू किए गए हैं। कुलपति डॉक्टर राज नेहरू ने बताया कि इंडस्ट्री की मांग के हिसाब से जॉब रोल और कोर्स तैयार किए गए हैं। उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम भी डिजाइन किया गया है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ऑन द जॉब ट्रेनिंग को सर्वोपरि लेकर चलता है, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ फील्ड में भी काम सीखे और सीधा इंडस्ट्री के साथ जुड़े। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में अस्थायी रूप से कार्य पर रखने वाले उम्मीदवारों की सॉफ्ट स्किलिंग का प्रारूप तैयार किया जाए, ताकि वो सरकारी कामकाज में दक्ष हो सकें। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट स्किल में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और कंप्यूटर ज्ञान सहित एक स्किलिंग कोर्स तैयार किया जाए। इसके अलावा स्नातक युवाओं के लिए IT के कोर्स डिजाइन किए जाएं, ताकि वो विभागों में तैनात होने के बाद कुशलता से अपना काम कर सकें। साल 2016 में शुरू किए गए देश के इस विश्वविद्यालय में अब तक लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जो इस विश्वविद्यालय को शुरू करने के सरकार के विजन को सही साबित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने जब श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया था, तब अपना और सरकार का विजन भी साफ किया था। हमने बहुत ही एक बड़ी अपेक्षा को रख करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। कौशल विकास अपने आप में ये एक बहुत बड़ा युवाओं के लिए ऐसा विषय है जिसकी हमको भी प्रतीक्षा है, युवा भी अपेक्षा करता है कि रोजगार के नाते शिक्षा प्राप्त करके या कम शिक्षा प्राप्त करके भी कुछ कौशल, कुछ हुनर उसका विकास हो, ताकि रोजगार के लिए हम उसकी सहायता कर सकें, इंडस्ट्री उसकी सहायता करे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए हर एक युवक को रोजगार मिलना चाहिए, तो उसके लिए कौशल विकास जरूरी है। इतना बड़ा जो संस्थान खड़ा किया है, देश का पहला संस्थान है श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय। 2030 तक 12,000 विद्यार्थी हर वर्ष
यहाँ से कौशल विकास करके और अपने रोजगार के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में अब शिक्षा के साथ कौशल विकास इसको भी जोड़ दिया गया है और जो प्राइवेट संस्थान है उनको भी हमने आज कहा है कि अपने कुछ इंस्टीट्यूट बनाएं और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट करें, यहाँ से सर्टिफिकेशन उनको कराया जाए और यूनिवर्सिटी का जब नाम बड़ा होगा तो इस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट की कीमत होगी ताकि लोग इस यूनिवर्सिटी से और पढ़ करके निकले। उसमें हमारा जो कौशल प्राप्त किया हुआ जो युवक है उसको स्थानीय नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी। हमने ये बंधन नहीं लगाया इंडस्ट्री के ऊपर कि अभी आप बिना ट्रेनिंग के या बिना हुनर के, बिना उनके क्वालिफिकेशन के आप कोई नौकरी दें। जो क्वालिफिकेशन उनकी है वो क्वालिफिकेशन हम कराएंगे, हरियाणा के युवक को नौकरी मिले, तो ये हमारे लिए अच्छा लग रहा है हमको। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय खासतौर पर कम पढ़े लिखे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहतरीन काम कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की ओर से किए जा रहे कार्यों की तारीफ कर चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार लगातार रोजगार के लिए भर्तियां निकाल रही है। साथ ही युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर तरह की सहायता युवाओं को दी जा रही है। मनोहर सरकार चौतरफा विकास कर रही है। इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है और इसका फायदा होने पर लाभार्थी खुद सामने आकर मनोहर सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। मनोहर सरकार में एफपीओ बनाए गए जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। और अब जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव-गांव जा रहे हैं तो किसानों की तरफ से एफपीओ बनाने को लेकर के सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया जा रहा है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें फायदा हो रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार लगातार किसान हित में काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई नई स्कीम बनाई जा रही है। नुकसान होने पर मुआवजा तो नई तकनीक से खेती करने पर सब्सिडी दी जा रही है। उन्नत किस्म के बीज किसानों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि किसानों की स्थिति में सुधार हो और अन्नदाता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए मनोहर सरकार की तरफ से एक और पहल की गई। मनोहर सरकार में एफपीओ बनाए गए जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। और अब जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान किसानों ने एफपीओ बनाने को लेकर सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया और साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से उन्हें फायदा हो रहा है। सिरसा जिले में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक किसान के बेटे ने ओटू गांव की भरी सभा में बताया कि क्यों उसने नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के साथ खेती करने लगा। किसान के बेटे ने सीएम मनोहर लाल का एफपीओ बनाने के लिए धन्यवाद भी किया। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी। आपने सीधा जनसंवाद के माध्यम से आप हमसे जुड़े जी। मैं एक किसान का बेटा होने के नाते आपको एक धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। आपके द्वारा, सरकार के द्वारा एफपीओ बनाए गए हैं जी, फार्म उत्पादन संगठन, जिसके द्वारा किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है जी। ये आपकी एक बहुत ही बढ़िया नीति है जी। जो एफपीओ से किसान अपना उत्पादक सीधा बाहर को बेच सकता है जी। आप कौन से एफपीओ के मेंबर हैं? मैं इधर रानिया में बल्लो क्लस्टर का जी, सिरसा फार्मर एफपीसी। कितने मेंबर है उसमें? उसमें 740 मेंबर है जी। हर मेंबर को साल में कितना फायदा हुआ होगा? अभी पैक हाउस बनाया है जी हमने, जिसमें सरकार के द्वारा 4.5 करोड़ रुपए की हमें सब्सिडी मिली है जी। और अभी आपके संज्ञान में आया था, अभी सभी शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए आपने एजीएम के लिए बोला था जी। वो एजीएम भी अभी हम करवा रहे हैं जी। करवा रहे हैं ना? देखिए, हमारी सब्सिडी अपना फायदा मत मानो। हाँ जी, वो तो हमने दिया, आपकी जेब में चला गया। फायदा होता है कि आपने जो चीज पैदा की उसको मार्केट में बेचा, बेचने के बाद अच्छे रेट से उसका जो प्रॉफिट हुआ वो बेनिफिट है। हाँ जी, तभी मैंने नौकरी की बजाय अपने किसान पिता की फसल खुद बेचने का जिम्मा उठाया है जी। और आपके द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा हमें बहुत सहायता मिल रही है। बहुत बढ़िया। इतना ही नहीं, इससे पहले 25 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद भी अपने साप्ताहिक कार्यक्रम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कार्यक्रम के जरिए किसान उत्पादक समूह यानी एफपीओ किसानों से सीधा संवाद किया था। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा के किसान भी इस योजना का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश में 731 एफपीओ बने हुए हैं।
उन्होंने कहा कि इन एफपीओ की उपलब्धि से प्रेरणा पाकर अन्य किसान भी एफपीओ से जुड़ेंगे। मेरा भी सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि हम इस प्रकार के एफपीओ जहां भी कम बने हैं, कोई बना है, क्योंकि गांव हमारे बहुत हैं, एरिया भी हमारा बहुत है, कुछ ही जिलों में एफपीओ बने हैं 731 एफपीओ, भले उसमें जैसा बताया रजिस्टर्ड 1 लाख किसान हैं, छोटे छोटे किसान भी हैं, लेकिन किसानों की संख्या तो बहुत है, 7-7.5 लाख किसान सीधा प्रोड्यूस अपना करता है। तो ये सब किसी न किसी प्रकार से एफपीओ के साथ जुड़ें और जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं वो अपने जैसे प्रोग्रेसिव किसान और तैयार करें, और जो तैयार करेंगे तो इसके लिए भी हमने चिट्ठी जारी कर दी है। इसमें जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, नए प्रोग्रेसिव फार्मर्स बनाने के लिए उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा, तो हम खेती के काम में किसान को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकें, इसकी हमारी योजना है। हमने जो ये हमारे एफपीओ हैं, एक प्रकार का देखा जाए तो ये सहकारी क्षेत्र का एक नया स्वरूप है, तो इस सहकारी क्षेत्र में इस प्रकार के काम हम करते चले जाएंगे तो बहुत बड़ा विस्तार होगा। हम देखते हैं गुजरात की एक कंपनी अमूल डेयरी आनंद गांव से एक छोटे से स्वरूप में वो खड़ी हुई थी, और इतने छोटे स्वरूप के बाद उन्होंने अपना जो विस्तार करते करते बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा विशाल उद्योग पूरे दुनिया भर में वो काम कर रहा है, कई उनके उत्पाद हो गए हैं। तो ऐसे ही करके हम भी अपने जैसे वीटा का अपना दूध है उसका भी विस्तार कर रहे हैं। हमने फॉरेन कोऑपरेटिव हाउस भी बनाया है ताकि विदेश में एक्सपोर्ट कर सकें, उसमें भी कोऑपरेटिव विभाग हमारा काम कर रहा है। हमारा एक्सपोर्ट कैसे आगे बढ़े इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरे 1-2 निवेदन और किसान भाइयों से हैं। पहला निवेदन कि हम अपने यहाँ प्राकृतिक खेती इसको प्रमोट करें, ताकि रासायनिक खाद में भी उत्पाद में उसका असर होता है, उसका जो शरीर को हानि होती है, अगर हम उसको प्राकृतिक खाद के नाते से उसमें उपयोग करेंगे, शरीर का जो नुकसान होने वाला जो हिस्सा है वो दूर हो जाएगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही दूसरा हिस्सा है कि हमारे पानी की बहुत कमी है, तो हम जहां भी कोई अपने यहाँ खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, सब्जियां बुआई करते हैं, तो उस पर जहां तक संभव हो सके खुली सिंचाई के बजाय माइक्रो इरिगेशन, टपका सिंचाई अथवा फुहारा सिंचाई, इससे अगर हम काम करेंगे तो इसका हमको एक बहुत बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अपने एफपीओ के माध्यम से पैक हाउस बनाकर उसमें अपनी उपज का भंडारण कर उसे खराब होने से बचा सकते हैं। साथ ही उपज की ग्रेडिंग और पैकेजिंग भी स्वयं करके न केवल बिचौलियों के शोषण से बचेंगे बल्कि बाजार से भी सीधे जुड़ेंगे। साथ ही फसल सीजन समाप्त होने पर कृषि उत्पाद की आपूर्ति पैक हाउस से की जाती रहेगी और किसान को आय प्राप्त होती रहेगी। इससे भी आगे बढ़कर किसान विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद स्वयं तैयार कर सकते हैं, जैसे टमाटर की प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, सूखा प्याज इत्यादि। इस प्रकार किसान केवल पैदावार करने वाले किसान ही नहीं रहेंगे बल्कि कृषि आधारित लघु उद्योग चलाने वाले उद्यमी भी बन जाएंगे। मैं हरियाणा प्रदेश के उन किसानों से बात कर रहा हूं जो नई विधि के हिसाब से अपने खेती के काम को किस प्रकार से आय का एक अच्छा साधन बनाए, और न केवल अकेले बल्कि अन्य सब किसानों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, जिसको हम एफपीओ कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उस नाते से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के हरियाणा में 731 एफपीओ ये बने हुए हैं। केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की एक मिलीजुली स्कीम प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इसकी परिकल्पना की थी, और उस समय से लगातार एफपीओस की संख्या में ये वृद्धि हो रही है। एफपीओस के बनाने के पीछे हेतु ये है कि कई बार छोटे किसान अपनी फसल का ठीक से लाभ नहीं ले पाते, वो उसको सॉर्टिंग पैकेजिंग नहीं कर पाते, और कई बार फसल जो है, खास करके फल हैं, सब्जियां हैं, जिन फसलों की जो आयु होती है बहुत कम होती है, 2 से 4 दिन तक अगर उपयोग न किया जाए तो खराब हो जाती हैं। इस प्रकार उनको सबको एक प्रकार से ठीक से उनकी स्टॉक करना और समय आने पर ठीक कीमत उनकी मिले उस समय उसको बेचना, और साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाते उसका कुछ ना कुछ उत्पाद बनाना,
और फिर उसको बेचना, ऐसे समूह को एक साथ करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और एफपीओज के माध्यम से ये सब काम किया। प्रबंधन और विपणन अर्थात मार्केटिंग, इसका बहुत बड़ा एक आधुनिक जो तकनीक के माध्यम से काम करने का इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है। तो जो किसान जागरूक, प्रगतिशील, जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, उन्होंने मिल करके ये सब एफपीओज बनाए हैं। देश भर में 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से मैंने बताया कि 731 एफपीओ हरियाणा के किसानों ने इस योजना को अपनाते हुए बनाए हैं। वैल्यू एडिशन करके किसान की आय डबल करने में ये बहुत बड़ा एक साधन जो है ये बना है, और इस नाते से संरक्षित भंडारण करते हुए और हम लोग जो सफल किसान हैं उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबने अपने पैक हाउस बनाए और पैक हाउस बनाने के बाद ऐसे किसान मार्केट में जहां कहीं अच्छा भाव मिलता है वहां बेचने के लिए सिस्टम बने हैं। इससे बाजार से सीधे जुड़ गए, जब भी अच्छा भाव मिलता है तब बेच करके आते हैं। और खासकर बीच में जो लोग ऐसे होते हैं जिनको जो हमारे लाभ में से हिस्सा बांटते थे, उनकी बजाय सीधा ही मार्केट में जुड़ने से और लाभ ज्यादा होने लग गया है। जब भी कभी पहले फसल ज्यादा होती थी और तुरंत बेचने वाले किसान मंडी में पहुंचते थे तो भाव भी गिरने का एक जो डर बना रहता था वो भी उसमें था। अब चूंकि अपने साथ वो भंडारण कर सकते हैं तो भंडारण करके और हम लोग उसका अच्छा भाव ले सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को उत्पाद जो पैदा करते हैं, जैसे खास करके टमाटर की प्यूरी बनाते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, सूखा प्याज उसको सुखा करके चूरा बना करके भी बेचते हैं। तो ऐसे सब जो पैदावार करके और उसका जो उत्पाद करके जब बाजार में बिकता है तो अच्छे भाव में वो बिकता है। इस प्रकार लघु उद्योग करके और किसान भी उद्योगपतियों की श्रृंखला में ये आने लग गया है। और हमें जैसा कई जिलों के अंदर विशेष प्रकार की फसल जो पैदा होती है, सिरसा में कीनू है, कुरुक्षेत्र में आलू है, करनाल में सब्जियां हैं, जिला सोनीपत में बेबी कॉर्न और मशरूम ये बहुत होता है। तो इस प्रकार का जो उत्पाद है उसको सारे यानी देश में, खास करके हमारी दिल्ली और इसके आसपास की जो मार्केट है उसको भी करने के लिए और एक अवसर जो उनको मिला है। मैं ऐसे अवसर पर हमारे जो बहुत ही अच्छे एफपीओज हैं जो सफलतम तरीके से चल रहे हैं, इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ एफपीओ के सीईओ से भी बातचीत की थी, वो भी आपको सुनवाते हैं। टेरना से जैनेन्द्र जी बोलिए, आपका अपने एफपीओ अपना चलाया हुआ है ना? जी, हमारा एफपीओ है, अटेरना गांव में स्थित है, सोनीपत जिले में। इसमें हमारे 509 किसान 500 जिसमें 509 किसान हमारे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और हम अपने पैक हाउस में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न पैक करके विदेश में बेचते हैं। विदेश भेजते हैं? जैसे कि लंदन, हाँ, विदेश में भेजते हैं जी। हाँ हाँ। जैसे कि लंदन में हमारी बेबी कॉर्न जाती है, हाँ 4-5 तो हमारी पार्टी है जिनको हम बेबी कॉर्न भेजते हैं। हाँ हाँ ऐसे ही हमें दुबई से ऑर्डर मिले हैं। हाँ। अभी हमारी बेबी कॉर्न लंदन से भी ज्यादा दाम में दुबई में बिकने वाली है। बहुत अच्छा। इसी तरह से नॉर्वे में हमारी स्वीट कॉर्न प्रोसेस करके वैक्यूम पाउच में नॉर्वे के हमारे पास काफी ऑर्डर है। हमारे सैंपल वहां पर पास हो चुके हैं और नॉर्वे में हमारे लगभग 300 कंटेनर का ऑर्डर हमें मिला है। अरे वाह। हाँ। पहले हम अपनी बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न आजादपुर सब्जी मंडी में बेचते थे, जिसमें हमें 50 से 60 रुपए किलो का रेट मिलता था। अभी लंदन और दुबई में हमारा खर्चा काट कर लगभग 100 रुपए किलो का हमें रेट मिलता है। जैनेन्द्र जी बताइए, जैनेन्द्र जी बताइए कि 1 एकड़ में कितना पैदा हो जाता है बेबी कॉर्न? 1 एकड़ में 800 किलो से 1000 किलो के बीच में बेबी कॉर्न पैदा होती है। 1000 किलो का मतलब है कि 1 लाख रुपए का बेबी कॉर्न आप जो है 1 एकड़ में बेच लेते हैं? जी, एक बार में हमारी फसल 1 लाख रुपए की हो जाती है और सभी किसान इस फसल को अपनाकर बहुत खुश है। और इसमें पानी की लागत भी कम है, धान की अपेक्षा पानी भी कम लगता है। अच्छा, साल में कितनी फसलें उठा लेते हैं? साल में इसकी 3 फसल हो जाती है और ज्यादातर किसान इसकी फसल लेते हैं ताकि फसल चक्र बना रहे। 2 किसान 2 फसल ले लेते हैं, कभी लेनी हो तीसरी भी ले लेते हैं। तीसरी भी कभी कभी ले लेते हैं। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, आपने एक अच्छा परोपकार का काम किया हुआ। 500 किसानों को आपने जोड़ा है। 500 किसानों की कुल जमीन कितनी है?
500 किसानों की लगभग 3000 एकड़ के आसपास जमीन है। 3000 एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती होती है। बहुत बढ़िया, इस प्रकार का पुण्य का काम आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले कोई भी जो हमारे साथ, सरकार की सहायता से ही संभव हो पाया है। बिल्कुल, सरकार की सहायता नहीं होती तो हम इस तरह तरक्की नहीं कर पाते। नहीं, सरकार पूरी सहायता दे रही है और जिस प्रकार की कोई कठिनाई आपकी कभी भी आए उसके लिए सरकार हमेशा तैयार रहेगी। जितेंद्र जी देख लीजिए एक बार। हम भविष्य में भी आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आपका आशीर्वाद किसानों पर बना रहे और हमारे देश के किसान विकसित देशों के किसानों की तरह तरक्की करते रहे। धन्यवाद धन्यवाद। एफपीओ से बोल रहा हूँ, अनुराग सिंह। अच्छा, अनुराग सिंह जी बोलिए। आपका पहले ट्राई कर रहे थे, कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं। तो आपके जो एफपीओ है कितने लोग जुड़े हैं उसमें? सर हमारे साथ लगभग 300 फार्मर हैं जो जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे मेजरली जो क्रॉप है पोटैटो, आलू की खेती है जो ज्यादातर हम यहाँ पे कर रहे हैं एफपीओ में। ठीक है, तो उसमें आपके किसानों को कितना लाभ हो रहा है उसमें? सर हम अलग अलग कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काम कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ जो है पहले ही सीजन से पहले ही उनका रेट फिक्स हो जाता है। हाँ। तो वो जैसे इस बार हुआ है, आलू का रेट काफी डाउन आ गया है तो काफी लोगों का नुकसान हुआ है, बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण जो है लोगों को काफी इस चीज का बेनिफिट हुआ है। उनके साथ जो है रेट मतलब एक फिक्स रेट पे जो उन्होंने काम किया है तो काफी बेनिफिट हुआ है, काफी लाभ मिल गया। कम रेट के कारण से उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। जी जी। तो मार्केट में वो 2-3 रुपए बिका है और कंपनी के साथ हमने 12-13 रुपए में वो चीज काम किया है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब किसान की बचत हो गई, किसान को उसका नुकसान नहीं हुआ है। जी जी, बहुत अच्छा है। और एक शॉर्ट प्राइस में क्रॉप की है वो। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आप लगे रहें और कभी भी कोई आपको कठिनाई आए तो हरियाणा सरकार का जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर किसानों से आह्वान किया कि किसान एफपीओ से जुड़कर खेती करें ताकि उनकी कृषि लागत में कमी आए और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा किसान सूक्ष्म सिंचाई, टपका सिंचाई इत्यादि प्रणाली को अपनाएं। उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुसार आज किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आती है और उत्पादन भी बढ़ता है। इस तरह से मनोहर सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है ताकि किसानों को सीधा फायदा हो सके और जो किसान सरकार की बात मानकर इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें फायदा भी हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से भी काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके, अंत्योदय हो सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।